चलिए मैं क्विकली आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग हुई मैग्ना कार्टा से। फिर हमने पढ़ा यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेसिक की ओरिजिन की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स लिखोगे तो एक स्टार्टिंग लिखोगे कहां से आते हो। अगर इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि मैग्ना कार्टा आया था 1500 में, लेकिन हिंदू धर्म का जो हिंदू राष्ट्र में जो लॉ स्थापित था वो 6000 साल से हमारे वेदों में लिखा है। वेद और उपनिषद जो है वहां पे लिखा गया है कि राजा भी धर्म के अंडर है, रूल ऑफ लॉ के अंडर है। तो वो हमारे 6000 साल पुराने हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर एजुकेशन सिस्टम जो सबसे बेसिक माना जाता है रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स, वो मैग्ना कार्टा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारा यूडीएचआर आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहां पे वर्ल्ड लेवल पे डिक्लेयर किया गया कि ये बेसिक राइट्स हैं जो हर कंट्री एटलीस्ट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएगी। एक सहमति बनी सारे देशों में, इंडिया भी उसकी पार्टी थी। उनको अडॉप्ट करने के लिए कुछ हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में डाले गए पार्ट थर्ड में। कुछ को जो एक साथ पूरे नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर द डेवलपिंग कंट्री। अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारी चीजें नीचे हैं, सारी चीजें हम एक बार इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बहुत डिफरेंट कल्चर हमारे पास है, डिफरेंट कस्टम हमारे पास है, तो चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होने वाली थी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दी कि स्टेट को ये निर्देश है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई, जैसे फ्री लीगल एड इंप्लीमेंट हुआ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कोर्ट ने इंप्लीमेंट कराया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कोर्ट ने इंप्लीमेंट कराई हैं। बहुत सारी चीजों के लिए एक्ट बने, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि सबको मिनिमम इतनी वेज तो मिले। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना। बहुत सारे लॉ हैं जो उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट। जनरली तो जो राइट्स हैं उनकी अगर कोई हैम्पर कर रहा है तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट अगर हमारा राइट हैम्पर करे तो हम कहाँ जाएंगे? वो हम कोर्ट में जाएंगे। तो मेजोरिटी ऑफ राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट हैं, लेकिन कुछ राइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट हैं, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15(2) में है, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप कुछ लोगों को आप मंदिर में घुसने नहीं दे रहे, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। आप कुएं का पानी नहीं लेने दे रहे, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। तो कुछ प्रोविजन है जो प्राइवेट के अगेंस्ट है, मैक्सिमम स्टेट के अगेंस्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि क्या ये सिर्फ सिटीजन के लिए, नॉन सिटीजन के लिए भी है? तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ प्रोविजन है जैसे फ्रीडम, हम फॉरेनर्स को तो नहीं कह सकते कि आओ आप कहीं भी घूम लो बिना वीजा के, सिक्योरिटी की बात मैटर है। तो कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, लेकिन कुछ राइट्स हैं जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ, वो चाहे फॉरनर हो, ह्यूमन लाइफ सब इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरनर हो। तो कुछ राइट्स तो फॉरनर्स को भी अवेलेबल, नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल। फिर क्वेश्चन है क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं? तो उसको हमने समझा 4 केस के हिसाब से। उस फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे एक ही क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, उसको हमने 4 केस में समझा। पहला केस था शंकरी प्रसाद का, जो कि जमींदार था, जिस जब राइट टू प्रॉपर्टी का राइट को वायलेट किया गया, मतलब अमेंड किया गया, फंडामेंटल राइट से हटाया गया, उसका उसने ऑब्जेक्शन किया कि आपने फंडामेंटल राइट्स को क्यों ऑब्जेक्ट हटाया, आपने अमेंड किया है। तो क्योंकि अमेंड नहीं हो सकता, आर्टिकल 13 कहता है, हमारा लॉ हमने पढ़ा है। तो वहां शंकरी प्रसाद की केस को ये माना गया कि वो आर्टिकल 368 अमेंड कर सकता है, वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आता जो स्पेशल पावर है। सेम हमारा सज्जन सिंह में अपहेल्ड हुआ। गोलकनाथ के केस में उसको कहा गया कि वो भी लॉ है और वो भी वायलेट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। फिर लास्ट में उसके गोलकनाथ के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने क्लॉज 4 लेकर आए आर्टिकल 13 में कि आर्टिकल 13 में कुछ भी हैम्पर नहीं होगा, आर्टिकल 368 का उसका पार्ट नहीं होगा। उसको नलीफाई केशव भारतीय केस में उसने क्लैरिफाई की पिक्चर कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है। शर्त ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकती, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जब हमने प्रेम्बल पढ़ा था, तो बेसिक स्ट्रक्चर किसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, फ्रेमर्स का क्या पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो सारा वहां पे है प्रेम्बल में। तो टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया, जैसे एक रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है और टाइम टू टाइम उसको डिसाइड किया गया।
उसके बाद क्वेश्चन आया कि स्टेट का, हमने समझा कि स्टेट कौन है, किसके अगेंस्ट है ये राइट हमारा। वो आर्टिकल 12 में हमें स्टेट में बताया। स्टेट क्या बताता है? स्टेट में चार चीजें हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटीज अंडर स्टेट जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, और अदर अथॉरिटीज। जो फोर कैटेगरी क्वेश्चन, पहले तीन तो क्लियरिफाई है, क्लियर है कि क्या है स्टेट के अंदर। फोर्थ जो है उसमें क्वेश्चन आया कि वो कौन सी है। उसमें हमारे पास केस है, उसमें टेस्ट दिया गया कि चार चीजें आपने देखनी है। आपने देखना है कि ये स्टेट है या नहीं है, तो आप ये देखो उसको फंडिंग कौन करता है, उस बॉडी पे कंट्रोल किसका है। तो वो सारी चीजें आप देखोगे, आपको मिल जाएगा वो स्टेट है या नहीं है। स्टेट है तो उनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है और आप वो क्लेम कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी भी स्टेट रेगुलेट करती है, यूजीसी के अंडर रेगुलेट होती है, तो वो भी फंडामेंटल राइट क्या है उसके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हो। फिर हमने देखा कि आप जो लॉ वायलेट होता है, क्वेश्चन आया था कि लॉ कहां से बीच में आ गया फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कैसे होगा, स्टेट कैसे वायलेट करेगा? लॉ बना के करेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन होगा। कंपनी में आप लोग काम करते हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कंपनी एक्ट बनी है कंपनी एक्ट के अंडर में। लेकिन कंपनी एक्ट के अंडर में जो डेली के रेगुलेशन है कि आप एम्प्लॉय को कैसे हायर करोगे, किसकी क्या एजुकेशन होगी, किसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, किसको कितना एक्सपीरियंस होगा, अंदर के रूल्स क्या होंगे, वो कंपनी एक्ट नहीं डिसाइड करता, वो बाय लॉ से कंपनी अपने बनाती है। तो आर्टिकल 13 बताता है कि लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसने कहा कि लॉ के अंदर लॉज भी आएंगे जो स्टेट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगा, बाय लॉज भी आएंगे, रूल्स भी आएंगे, रेगुलेशन भी आएंगे। कोई कस्टम ऐसा चल रहा है जो वायलेट कर रहा है राइट्स, तो वो भी आएगा। कोई ऐसा यूसेज है जिसके पास लॉ की फोर्स है, वो भी आएगा। तो वो आर्टिकल 13 हमें बताता है। आर्टिकल 13 में चार प्रोविजन है। पहला प्रोविजन कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, आर्टिकल 13 में चार प्रोविजन, रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसे हमने किया है ना, तो वो थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, तो थोड़ा बैठेगा रुकेगा दिमाग में, क्योंकि लंबा चैप्टर है। तो आर्टिकल 13 में चार प्रोविजन है। पहला प्रोविजन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम आया उससे पहले जो लॉ बने हुए थे, वो लॉ उस हद तक वॉइड हो जाएंगे जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेंगे। बाकी का प्रोविजन एक्टिव रहेगा, सिर्फ उस हद तक वॉइड होंगे जहां तक फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेंगे। उसके लिए हमने दो डॉक्ट्रिन देखी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी कहती है कि सिविल कर सकते हैं, काट सकते हैं। जिस प्रावधान को आप एक्ट में से काट सकते हो कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, बाकी वो एक्टिव रहेगा। लेकिन आप कोई ऐसा लॉ है जो आप काट नहीं सकते, जिस प्रोविजन को आप अलग नहीं कर सकते, तो पूरा एक्ट ही आपको वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, उसके ऊपर आ जाता है, तो वही चीज है। कोई ऐसा प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट ब्रीच करता है, तो उसके ऊपर फंडामेंटल राइट आ जाएगा, वो प्रोविजन गायब हो जाएगा। पर वो प्रोविजन वहां रहेगा, वो उनके लिए रहेगा जिनको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे नॉन सिटीजन, फॉरनर्स, उनके लिए वो लॉ एप्लीकेबल होगा। ये बात हमने वहां पे समझी। आर्टिकल 13 का सेकंड क्लॉज कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। आर्टिकल 13 बताता है कि फंडामेंटल लॉ है क्या, जो हमने बात की, लॉ, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, वो सारी बताएगा। क्लॉज 4, पार्लियामेंट ने एक्ट करके ऐड किया, बाद में अमेंडमेंट करके, गोलकनाथ के केस को ओवररूल करने के लिए कि आर्टिकल 368 का जो है वो लॉ के अंडर में नहीं है, जिसका अब कोई वैल्यू नहीं है आर्टिकल क्लॉज 4 की, क्योंकि केशवानंद भारती के केस में वो क्लैरिफाई हो गया, तो लॉ हो गया। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मेन आते हैं, वो 14 से लेके 32 तक आते हैं। तो ये 6 कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की। पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो राइट है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 14 में जनरल क्लॉज है, आर्टिकल 14 में जनरल क्लॉज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई आपसे पूछे कि रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है, कि लॉ सुप्रीम है, सब लॉ के अंडर में है, रूल ऑफ लॉ है, तो वो कहां है? वो आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन देता है। इसमें दो प्रोविजन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक स्टेट को डायरेक्शन देता है कि नहीं करोगी, नेगेटिव, आप कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जो कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। दूसरा प्रोविजन कहता है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उसमें हमने समझा, इक्वल प्रोटेक्शन क्या इक्वली सबको ट्रीट किया जा सकता है? क्या अनइक्वल को इक्वल ट्रीट किया जा सकता है? तो हमने वो एग्जांपल लिया था जहां पे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में लोग हैं, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में लोग में इक्वालिटी नहीं की जा सकती। तो बात ये हुई कि आर्टिकल 14 परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रोहिबिट करता है, रोकता है क्लास सेग्रीगेशन। किसी पर्टिकुलर क्लास को आर्बिट्रेरी तरीके से आप लॉ नहीं बना सकते, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन समझे, फिर हमारा पास केस आया एफएल बलसारा का, जिसमें टेस्ट हुआ कि कैसे पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन जो है किस बिहाफ पे करोगे। तो उसमें दो चीजें थी, एक तो इंटेलिजेंट डिवीजन होगा, इंटेलिजेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, और रेशनल नेक्सस होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट क्या था उस लॉ को बनाने का, वो ऑब्जेक्ट और वो क्लासिफिकेशन मैच होना चाहिए। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वुमन अपलिफ्टमेंट, अगर वुमन अपलिफ्टमेंट ऑब्जेक्ट और आपने लॉ बनाया रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, तो वो मैच हो रहा है। अगर रिजर्वेशन होगी एम्प्लॉयमेंट में तो लोग वुमन का अपलिफ्टमेंट होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट वो नेक्सस होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और केस आया एपी रैप्पा का, जिसमें उसने कहा कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ रीजनेबलनेस भी होनी चाहिए कि क्या वो रीजनेबल है क्लासिफिकेशन। वो हमने समझा आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 पर्टिकुलर चीज को लेके है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को लेके है। आर्टिकल 15 का पार्ट 2 प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट भी है, जहां पे मंदिरों में 12th में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कास्ट के बिहाफ पे और चीजों के बिहाफ पे। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट को लेके है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को मना करता है। आर्टिकल 10 18 टाइटल अबोलिश करता है, जमींदार, जागीरदार, नवाबदार, ये सारे टाइटल उन्होंने खत्म कर दिए आर्टिकल 18 में। सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का राइट हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा राइट ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा, जो राइट टू फ्रीडम का क्लॉज है। राइट आर्टिकल 19 में मैं राइट दिया, आर्टिकल 19 के 1 में हमें 6 राइट्स है, पहले 7 राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 1F से हटा दिया गया, ABCDEG राइट हमारे पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, घर में बैठ के तो नहीं करोगे। फ्रीडम टू असेंबल है, असेंबल करोगे एक एक को कॉल करके बुलाओगे नहीं, एसोसिएशन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, तो फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन यूनियन है। अब एसोसिएशन आप घर बैठ के बनाओगे क्या, हो सकता है दिल्ली की एसोसिएशन बनाओगे, बॉम्बे की एसोसिएशन, और फार्मर्स की कितनी एसोसिएशन है अलग अलग जाके बनी, तो आपको फ्रीडम टू मूव है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब थ्रू आउट द टेरिटरी मूव करोगे तो क्या रोड पे ही रहोगे, नहीं, आपको वहां रहने का अधिकार है, मकान लेने का अधिकार है। फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन द इंडिया, रहोगे तो खाओगे क्या, कमाने का अधिकार भी होना चाहिए। तो फ्रीडम टू प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, वो है। तो ये हमारे 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19(1) के अंदर। उसके बाद हमारा आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है 3, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का। क्या प्रोटेक्शन देता है, नो नो एक्सपोस्ट फैक्टर लो, कोई भी पर्सन उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया गया जो उस टाइम पे ना जिस टाइम उसने किया है, बात के लिए नहीं होगा, आगे होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। आज आपने कोई एक्ट किया, मान लीजिए आप गोल्ड लेके आ रहे हो, दुबई से गोल्ड लेके आ रहे हो, आज कोई लॉ नहीं है, आप आज आ गए, आने के बाद कल एक लॉ बन गया कि दुबई से गोल्ड लाना स्मगलिंग होगा, पनिशमेंट होगा, वो फ्यूचर के लिए होगा, आप उस टाइम पे नहीं था जब आप लॉ लेकर आए, तो आप पनिश नहीं होंगे उस लॉ में। दूसरी बात, नो डबल जेपार्डी, एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार आप पनिश नहीं कर सकते, डबल जेपार्डी हो गया। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, तो हमने पुलिस की बात की थी, स्टेटमेंट की, वो हो गया। आर्टिकल 20 में 3 राइट्स हो गए। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और राइट टू लाइफ जीने के अधिकार के लिए, जीने के लिए, जीना सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, जीते तो जानवर भी है, रोड पे रहते हैं, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, पर जीने का अधिकार का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। कोई भी ऐसा एक्शन स्टेट का जो आपकी डिग्निटी को हिट करता है, जो आपकी ह्यूमन कंडीशन को हिट करता है, वो राइट टू लाइफ के अंदर आएगा, और धीरे धीरे इसका सर्कल बढ़ता जाएगा। आपका एनवायरमेंट, आपको क्लीन वाटर, क्लीन फूड, एडल्ट्रेशन जो होता है, आप मार्केट में जाते हो, खाने का सामान लेते हो, उसमें मिलावटें हैं, आप कहाँ जाओगे खाने का सामान लेने, मार्केट से लाओगे ना, तो दैट इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो राइट टू लाइफ में, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, इसका स्कोप डे बाय डे बढ़ रहा है, जो भी चीज आपके जीने के अधिकार में बाधा बन रही है वो आर्टिकल 21 में आएगा। आर्टिकल 21A बाद में अमेंडमेंट होकर क्या, राइट टू एजुकेशन उसमें इंक्लूड किया आर्टिकल 21A में। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 21 में 2 केस हैं, एक तो गोपालन का केस और एक मेनका गांधी का केस। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि जो लॉ ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, लॉ एस्टैब्लिश बाय लॉ है, उस लॉ के हिसाब से डिप्राइव कर सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट कहे कि आज आप किसी को भी उठा के अंदर बंद कर दो जेल में, तो आप कर हो सकते हो, लेकिन कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन बढ़ा,
गोपालन के केस में ये इंटरप्रिटेशन था, एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट था। लेकिन मेनका गांधी के केस में ये इंटरप्रिटेशन को वाइड किया गया, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन टर्म है जिसको यहाँ पे इंटरप्रेट करके लाया गया कि सिर्फ लॉ एस्टैब्लिश बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ना हो, पर वो लॉ कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, उसका स्कोप बढ़ा दिया। फिर बाद में हमने स्कोप की बात कुछ और चीजें पढ़ी थी आर्टिकल 21 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 है राइट्स अगेंस्ट द अरेस्टेड पर्सन। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको सबसे पहले ग्राउंड्स बताओ, किन ग्राउंड्स पे आपने उसको अरेस्ट किया। ग्राउंड्स बताने के बाद उसको अगर एडवोकेट चाहिए तो लीगल प्रैक्टिशनर की उसको हेल्प दो। उसके बाद 24 आवर्स के आज सामने आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। वो टाइम जो थाने से लेकर मजिस्ट्रेट के पास से जाने का टाइम है उस 24 आवर्स में एक्सक्लूड है, उसमें इंक्लूड नहीं है। और 24 आवर्स का मजिस्ट्रेट अलाउ करता है तभी आप उसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हो, जुडिशियल कस्टडी में रखते हो, मजिस्ट्रेट डिसाइड। आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, आपका चाइल्ड लेबर हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, वो सब बैंड है, नहीं कर सकते। एक चीज है, बहुत सारी चीज प्रेजेंटली होता है कि कंपनी ने एक बॉन्ड लिखवा लिया कि आप 2 साल से पहले कंपनी को नहीं छोड़ोगे। लेकिन जनरली लोग बॉन्ड साइन करा लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। बॉन्ड साइन करा लिया कि आपने 2 साल से पहले आप कंपनी को नहीं छोड़ोगे, आपने 6 महीने बाद नोटिस दिया, जो नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है जनरली, वो नोटिस दिया जी 1 महीने बाद मैं कंपनी छोड़ दूंगा, नहीं कर सकता। वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती आपको, क्योंकि बॉन्डेड लेबर इज बैड। हालांकि देयर आर अदर थिंग्स कि अगर उन्होंने आपकी ट्रेनिंग पे कुछ पैसा खर्चा किया है और पता चला आपने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके छोड़ दी, तो आपको ट्रेनिंग का पैसा वो रिकवर कर सकते हैं। तो दैट्स अदर थिंग। तो वो चीज है हमारा आर्टिकल उसमें 23, 24 में एक्सप्लॉयटेशन हो गया। 25 से 28 में आपके रिलीजियस राइट्स, कि आप अपने राइट्स को फॉलो करना चाहते हो, फॉलो कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। जो रास्ते में आपकी दुर्गा नवमी में यात्रा निकलती है या मुहर्रम में यात्राएं निकलती हैं, वो सारा उसमें अलाउड होता है। आप उसमें 29, 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने उसको खोल सकते हैं, माइनॉरिटीज के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। गवर्नमेंट एड देने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि माइनॉरिटी है, नॉन माइनॉरिटी है, तो वो प्रोटेक्शन वहां पे है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, जहां पे आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 देता है कि आप 5 रिट्स कोर्ट में डाल सकते हो। 5 रिट्स कौन सी है? पहली हैबियस कॉर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के पास क्या होती है? बॉडी। बॉडी नहीं रही तो क्या करेंगे? अगर बॉडी को किसी ने कन्फाइन किया है विदाउट लॉ, आउट ऑफ लॉ, अनजस्टिफाइड लॉ, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट 32 में, 226 में हाई कोर्ट। दूसरी बात होती है मैंडेनेस। आपको कोई राइट है, पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, डिफरेंट गवर्नमेंट है, पब्लिक का पैसा जाता है, टैक्स पेयर का पैसा जाता है इन डिपार्टमेंट में लोगों को सैलरी देने के लिए, मिनिस्टर्स को पालने के लिए। तो उनके लिए अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है, तो उनको काम कराने के लिए आप फोर्स कर सकते हो। मैंडेनेस का रेट है कि आप अपना काम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, कमांड क्या कर रहे हो, वो चीज है। दूसरा है कि अगर आप कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, किसी जुरिसडिक्शन में आपका केस गया और वो जुरिसडिक्शन में नहीं बनता और वो कोई आपकी सुन नहीं रहा कि आउट ऑफ जुरिसडिक्शन आपने कहा, ऐसा नहीं आपने कहा ही नहीं, मान लीजिए आपका केस फाइल कहीं और होना था, कहीं और हो गया, उसके जुरिसडिक्शन नहीं बनता, उसका राइट नहीं बनता, उसकी बात अथॉरिटी नहीं है उस पर वो लेने की, और आप उसको बोल ही नहीं रहे। आप उसे बोलो, पहली बात तो आप उसको बोलो कि भाई आपका जुरिसडिक्शन नहीं बनता। फिर भी अगर चीज नहीं होती तो आपके पास रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के लिए, उसके जुरिसडिक्शन को खत्म करने के लिए। प्रोहिबिशन है पहले जब केस चल रहा है, सर्शियरी है, केस फाइनल हो गया, जजमेंट दे दिया, जब जजमेंट दे दिया उसको सर्टिफाई करने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। दैट्स सर्शियरी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई पब्लिक ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा बैठा है, उससे आप ये पूछ सकते हो, कोर्ट ये पूछे किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हो, तो वो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू नहीं आया तो उसको वहां से हटाया। That's the complete constitution syllabus as of now.